15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश की मौजूदा सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी थी, जिनमें से एक थी राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, ऐसे में हर किसी के सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखना सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। आज़ादी के कुछ सालों बाद ही राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया, वो भी भाषा के आधार पर, यानी एक तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में रखा गया। उस समय लोगों को यह काम काफी अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर लोग राज्य पुनर्गठन के तहत बनाए गए राज्यों से संतुष्ट थे, और जो संतुष्ट नहीं थे उन्होंने आंदोलन जारी रखे और कुछ वक्त बाद उनकी भी मांग मान ली गई। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य था जहां पर कुछ लोग भाषा के आधार पर नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और उनकी यह मांग कोई 10-20 सालों से नहीं बल्कि 100 सालों से भी ज्यादा समय से जारी थी। वो था झारखंड राज्य। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि झारखंड राज्य को अलग क्यों बनाया गया, झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कब और कैसे शुरू हुई थी, झारखंड को अलग बनाने में इतना समय क्यों लग गया, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस मैप को देखें, यह है बिहार राज्य और यह है झारखंड। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये दोनों राज्य एक ही राज्य हुआ करते थे, बिहार। और बिहार और झारखंड में बहुत हद तक भाषाई समानता होने के बावजूद भी झारखंड में रहने वाले लोग बिहार से अलग होने की मांग बहुत पहले से ही कर रहे थे। तो ये मांग क्यों कर रहे थे? तो इसके बहुत से कारण थे। वैसे तो बिहार और झारखंड दोनों ही हिंदी भाषिक क्षेत्र थे, लेकिन इनकी संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक स्थिति में काफी फर्क था, जो विभाजन की मुख्य वजह भी बनी। क्योंकि बिहार में जहां सभी भाषाएं भारतीय आर्य भाषा समूह से उपजी है, वहीं झारखंड के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं या तो द्रविड़ है या फिर प्राग ऐतिहासिक ऑस्ट्रोलेड भाषा समूह से उपजी है। अब इस मैप को देखें, बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल लगभग बराबर होने के बावजूद भी बिहार की पॉपुलेशन झारखंड की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ है और झारखंड की 4 करोड़ है, और बिहार की कुल आबादी में 1% लोग ही आदिवासी है, जबकि झारखंड की कुल आबादी में 26% लोग आदिवासी है। वहीं भौगोलिक रूप से देखें तो झारखंड एक पठारी इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल, पर्वत, हरियाली और खदानें हैं, जबकि बिहार एक समतल जगह है। यहाँ की मुख्य पहचान कृषि है, यानी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इस कारण से दोनों की भौगोलिक स्थिति में भी काफी अंतर है। इसके अलावा झारखंड में मुख्य रूप से खनिज संपदा का भंडार है, लेकिन कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, जबकि बिहार में खनिज संपदा उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन कृषि योग्य भूमि बहुत है। और अगर इन दोनों ही राज्यों का इतिहास देखें तो बिहार का इतिहास ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि बिहार मगध, मिथिला, अंग और भोजपुर आदि से मिलकर बना है, जबकि झारखंड मगध और कलिंग के बीच का भाग था, जिसमें ज्यादातर आदिवासी जनजातियां रहती थी। तो ऐसे और भी कई छोटे मोटे कारण से झारखंड के लोगों को हमेशा से ये लगता रहा है कि हम बिहारी लोगों से अलग है। इसके अलावा इतिहास में कई ऐसी घटनाएं भी घटी थी, जिसके चलते झारखंड के लोगों में यह भावना और गहराई से बैठ गई थी कि हम बिहारी लोगों से अलग है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा, ये उनकी इमेज है। इनके नेतृत्व में साल 1920 में पहली बार झारखंड को अलग राज्य बनाने की आधिकारिक मांग रखी गई थी। अब यह मांग अचानक से नहीं आई थी, बल्कि इसके कुछ ऐतिहासिक कारण थे। अंग्रेजों द्वारा साल 1793 में स्थायी बंदोबस्त और साल 1859 में सेल एंड रेंट लॉ लाया गया था, जिससे झारखंड के कई आदिवासी लोगों की जमीन बाहरी लोगों के पास चली गई। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय वन अधिनियम लाया गया, और भारतीय वन अधिनियम आने के बाद ये आदिवासी लोग जंगल से चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जो कि उनकी आमदनी का एक प्रमुख जरिया था। जैसा कि अभी बताया कि झारखंड एक जंगली इलाका है, जो जंगल उन आदिवासी लोगों की रोजी रोटी था। अब जमीन हस्तांतरण के कारण इन आदिवासी लोगों की जमीन बाहरी लोगों को दी गई, तो बाहरी लोग और झारखंड के मूल निवासियों के बीच काफी संघर्ष होने लगा था, जो कि साल 1903 के छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट और संथाल परगना सेटलमेंट रेपुटेशन के बाद कुछ कम हो गया था। अब झारखंड खनिज संपदा से भरा प्रदेश है, तो इन खनिज के खनन के लिए झारखंड में कई बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, जिस कारण भी झारखंड के मूल निवासियों को एक बार फिर अपनी जमीन छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था।
और इसके बदले में उन्हें इसका उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। यानी झारखंड में भले ही खनिज का एक अपार भंडार था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब के गरीब ही रहे, क्योंकि खनिज उत्पादन से जो भी फायदा होता था वो पहले अंग्रेजों को और उसके बाद केंद्र को मिलता था। झारखंड के मूल निवासियों को इसका एक भी लाभ नहीं मिला, जिस कारण इन लोगों के अंदर असंतोष की भावना और अधिक बैठ गई थी। तो इन सब चुनौतियों के कारण झारखंड के मूल लोगों को लगा कि उन्हें अपना अलग राज्य बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण साल 1920 में जयपाल सिंह मुंडा के प्रभावशाली नेतृत्व में झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा गया, लेकिन साइमन कमीशन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और अंग्रेजों ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की मंजूरी नहीं दी। अब जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। इंग्लैंड से उन्होंने उच्च शिक्षा की थी और ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व भी किया था और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बहुत ही करीबी माने जाते थे। इसके बाद साल 1938 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा की स्थापना की, जिस महासभा के अध्यक्ष वे खुद ही बने थे। और इस महासभा का एक ही उद्देश्य था कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया जाए। इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा ने एक बार सुभाष चंद्र बोस से झारखंड राज्य को अलग करने के बारे में विचार विमर्श भी किया था। तब सुभाष चंद्र बोस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे देश की आज़ादी का जो मूवमेंट है उस पर गलत असर पड़ेगा। इस कारण जयपाल सिंह मुंडा ने उस वक्त झारखंड को अलग राज्य बनाने के अपने प्रयास कम कर दिए और फिर देश की आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर लिया और वे बिहार की राजनीति में उतर गए। और कुछ सालों में इस पार्टी ने अपना रुतबा भी दिखा दिया, क्योंकि साल 1952 में इन्होंने 33 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि 1962 में 20 सीटों में इन्हें विजय मिली थी। तभी 1962 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने की अपील की। साथ ही वे कारण भी बताए जिस कारण वे बिहार और झारखंड का विभाजन चाहते थे, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया और इसे बेबुनियाद मांग बताई गई। लेकिन अपनी मांग खारिज होती देख जयपाल सिंह मुंडा बहुत नाराज हुए और उन्होंने बिना किसी से राय मशवरा किए कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। अब बिहार की राजनीति में झारखंड पार्टी का बहुत अहम योगदान था और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना विलय किया, उसके बाद राजनीतिक भूचाल बिहार में आ गया। अगले 7 सालों में बिहार ने 7 मुख्यमंत्री देखे। इसी के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जा रही थी। तभी एक नई पार्टी का उदय हुआ, जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी के संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे। ये उनकी इमेज है। यहाँ भी एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि 25 सालों से ज्यादा समय तक इन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम किया था। उनका उद्देश्य वहां पर भी झारखंड को एक मुक्त राज्य बनाना था। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि अब इसके लिए एक अलग पार्टी की जरूरत है, तब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई। इस पार्टी में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो जैसे कई बड़े बड़े नाम जुड़ते गए, जिनका झारखंड के क्षेत्र में बहुत गहरा प्रभाव था। अब आजादी के बाद देश में 5 वर्षीय योजनाएं शुरू हुई। तब सरकार ने झारखंड में उद्योग धंधे लगाने की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि अपार खनिज संपदा जो थी। लेकिन झारखंड के मूल लोग शिक्षित नहीं थे, उनके पास संसाधनों का अभाव था, इसलिए वहां रोजगार हासिल नहीं कर सके। हालांकि सरकार ने आरक्षण भी दिया था, लेकिन यहाँ के लोगों में जरूरी न्यूनतम योग्यता भी नहीं थी। इस कारण बाहरी लोगों को काम में रखा गया और धीरे धीरे झारखंड में बाहरी लोगों की तादाद बढ़ती गई, जिससे झारखंड की डेमोग्राफी बदलने लगी। क्योंकि पहले बाहरी लोग और झारखंड के मूल निवासियों का जो रेशियो था वो कभी 40-60 था, वहां घटकर 70-30 हो गया था। इस कारण साल 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि ऐसी सभी पार्टियों को जोड़कर एक किया जाए जिनका नाम झारखंड से शुरू होता है। ऐसा करने से एक नई पार्टी बहुत बड़ी बन गई और इसके बाद इस पार्टी ने छोटे छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन किए, जिसके चलते केंद्र सरकार का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ। झारखंड समन्वय समिति के बढ़ते प्रभाव को केंद्र सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इस कारण झारखंड मामले की देखरेख करने के लिए एक अलग से समिति का गठन किया गया। साल 1990 में झारखंड समन्वय समिति ने केंद्र सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने यह बताया कि झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कहीं ना कहीं तर्कसंगत है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि झारखंड के लोगों पर पिछले कई सालों से अत्याचार हो रहे हैं और इसका जितना जल्दी हो सके उतना समाधान होना चाहिए। लेकिन तभी राजीव गांधी की मौत हो गई, जिसके बाद इस मुहिम को बहुत बड़ा झटका लगा।
क्योंकि इन आंदोलनकारियों का मानना था कि राजीव गांधी एक दयालु व्यक्ति थे और वह इतने संवेदनशील थे कि हमारे दर्द को समझने और एक अलग राज्य बनाने की मांग जरूर मानते। फिर दिन आया 24 सितंबर 1994 का, जो झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले लोगों के लिए एक खुशी का दिन था। इस दिन केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंड के आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत झारखंड को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन ये अधिकार भी आधे अधूरे थे। अब समय बीतता जा रहा था और तभी साल 1999 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस वक्त देश में तो भाजपा की सरकार थी, साथ ही झारखंड में भी भाजपा के अनुकूल ही बहुमत था। इस कारण कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार 15 नवंबर साल 2020